दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कृषि दर्शन में हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में हैं एक प्रगतिशील किसान रमेश शर्मा। रमेश शर्मा गांव डुम्मी, डाकघर पुआबू, तहसील एवं जिला शिमला के रहने वाले हैं और ये दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन और अनाज के उत्पादन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक है। हमारी कई कृषि कार्य की ज़रूरतें पशुपालन से पूरी होती हैं और कृषि क्षेत्र से दुधारू पशुओं के चारा और उनकी खुराक का व्यवस्था जो है वो होती है। तो ये एक ऐसे किसान है जो इन दोनों क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, जिससे इनके परिवार के लिए एक स्वरोजगार का साधन मिला है और परंपरागत और पुश्तैनी काम को ये आधुनिक तरीके से कर रहे हैं। रमेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जी। कार्यक्रम की शुरुआत आपसे इस जानकारी के साथ करना चाहेंगे कि जो ये आपका कृषि क्षेत्र का काम है, ये किन किन तरीकों से आप कर रहे हैं और किन किन विधाओं में कर रहे हैं? देखिए, जो हमारा कृषि का एक कार्य है जी, हम पहले से बुजुर्गों से लेकर करते आए हैं। तो इसमें ऐसा है कि हमारी जो एक पुश्तैनी खेती का काम है जी, जैसे जैविक खाद है और हमारे जो अपने पुराने बीज है जी, इनके द्वारा हम इस खेती को करते हैं। बिल्कुल। वैसे तो अब रासायनिक खेती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ हमारे जो किसान बागवान भाई है वो कम जाए। जो हमारी नेचुरली खाद है, गोबर है जी, उससे खेती करे। उसे एक तो है जो हमारे अनाज होंगे, जो भी कुछ हम उगाएंगे वो नेचुरल चीज़ होगी, जो कि हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और हम उस फसल के से पशुओं के लिए भी हम चारा भी उपलब्ध कराते हैं और उनकी डाइट भी पूरी करते हैं। जैसे हम चना है, जौ है, तो हम अपने दुधारू पशुओं के लिए जो है तो फीड का काम भी करते हैं। जी। आपने कहा कि आप जो परंपरागत तरीके से अपने कृषि कार्यों को कर रहे हैं और उसके लिए जो उर्वरक के रूप में वो गोबर का इस्तेमाल आप करते हैं जी। और वो गोबर की खाद आपको आपके पशुओं से मिलती है और पशुपालन में आप दुधारू पशुओं का पालन करते हैं। तो कौन कौन से दुधारू पशु हैं जिनका आप जो अभी पालन कर रहे हैं? मेरे पास जर्सी गाय भी है जी, होस्टन भी है और पहाड़ी गाय भी है। ठीक है जी, तो उससे हम दूध उत्पादन करते हैं बिल्कुल और दूध उत्पादन से हमारी एक तो आय बढ़ती है उससे, जी, और फिर हमारे गोबर खान की खेतों के ज़रूरत लिए भी पूरी होती वो भी जरूरत पूरी हो जाती है। जी, इसलिए हम चाहते हैं कि एक, और फिर उसके साथ साथ एक हमारा व्यवसाय का साधन भी हो जाता है, आय भी उससे अच्छी हो जाती है। ठीक अब मैं है। आपको सुरेश जी बात बताऊँ कि अब 30-40 लीटर दूध हम मार्केट में सप्लाई करते हैं, तो आजकल अच्छी लगभग 50 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से जो है तो हम दूध देते हैं। जी, रमेश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये दूध के व्यवसाय की जो डेयरी फार्मिंग का काम है, जी, इसकी शुरुआत आपने कब की और इसकी जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? आपने थोड़ा जिक्र भी किया कि आप जो पहाड़ी गाय है वो पुश्तैनी तरीके से भी पालते थे, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर आपने डेयरी फार्मिंग यानी कि दुग्ध व्यवसाय का काम कब और कैसे शुरू किया? मैंने ये 2007 से शुरू किया था। जी, एक गाय से शुरू करा था, धीरे धीरे फिर दूसरी गाय, क्योंकि जब हमने देखा कि इसमें आय के साधन भी हो रहे, हमारा घर का काम भी चल रहा है और एक साथ खेती के लिए जो हमारे गोबर खाद जी भी है अच्छी तरह से मिल रही है जी, और फिर आय के साधन भी बढ़ गए। तो दूसरा ये कि जो आजकल देखा है, आपने भी देखा होगा कि जो हमारी पहाड़ी नस्ल है गाय की जी, वो लुप्त हो रही है या हाँ। वो सड़कों पे छोड़ी जा रही है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को उन पहाड़ी गाय को घर में ला के उनको पालना चाहिए। और मैं एक बात आपको बताऊं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी पहाड़ी गाय की नस्ल है जी, उसका जो दूध है, भले ही वो दूध कम देती है, लगभग 2-3 लीटर दूध देगी वो दिन में, जैसे 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम को देगी, लेकिन उस दूध में जो हमारे जर्सी है या होस्टन है उसके मुकाबले उस दूध में, पहाड़ी गाय के दूध में गुणवत्ता ज़्यादा है, जो कि हमारे बच्चों के लिए भी, सेहत के लिए अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। उसके साथ साथ उनका जो गोबर है, गौमूत्र है, वो भी बहुत गुणकारी है।
जिसे हम खाद के रूप में भी उनको खेतों में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। उसे अच्छी फसल लेते हैं। दूसरी जो हमारे रासायनिक खाद है उसे क्या है कि जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ती धीरे धीरे खत्म हो जा रही है। रासायनिक अच्छा, जो रासायनिक रासायनिक जी। जो हम उसमें यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया है, कैन है, कोई इस तरह के जो भी खाद हम रासायनिक खाद यूज़ करते हैं, उससे जो है 2-4 सालों में या 6 सालों में उसकी उपजाऊ क्षमता जो है कम हो जाती है। बिल्कुल। जबकि गोबर की खाद से जो हमारी गली सड़ी खाद होती है, जैसे हमारे बुजुर्ग भी किया करते थे, जी। तो उसे एक वो जो हमारे ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है वो स्टेबल रहती है, ठीक है जी। बरकरार रहती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि तो आपने कहा कि आप पहाड़ी गाय जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जलवायु के अनुसार हाँ जी, और यहाँ पर जो उनके लिए उपलब्ध खाद्य पदार्थ उसके अनुसार वो अनुकूल रहती है और वो उनका जो शरीर है हाँ जी, उन सभी पदार्थों का सेवन कर लेता है। कर दूसरा आपने जिक्र किया कि आपके पास जर्सी गाय है और हॉस्टन ब्रीड जो क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार होती है उसका भी आप पालन कर रहे हैं। हाँ जी। कैसा अनुभव रहा आपका इन गायों की जब आपने जर्सी का जो पालन शुरू किया? कहाँ से आपने ये जर्सी की नस्लें लाई और कैसे आपने शुरुआती तौर पे इसका जो है जर्सी का पालन शुरू किया? मैंने जब पहली गाय लाई थी तो यहाँ एयरपोर्ट के पास एक गांव है, जी। वहाँ से मैंने ये गाय खरीदी। तो जब मैंने देखा कि अपना काम शुरू किया, दूध का काम शुरू किया, बिल्कुल। 10-15 लीटर पहला एक गाय से दूध देते रहे। जब हमने देखा कि इसमें आय भी अच्छी है, जी। अपना घर का काम चल रहा है और खेती भी चल रही है हमारी इससे, तो फिर एक गाय और ला ली। फिर हमारा थोड़ा दूध का काम भी बढ़ गया, फिर एक गाय और लाई। मतलब 3 गाय जब मेरे पास हुई तो मेरे पास 30-35 लीटर दूध जो है तो मार्केट में देने के लिए हो गया, जिसे हम अपने घर में भी 3-4 लीटर यूज़ करते थे और 30-35 लीटर जो है तो मार्केट में देते हैं। उससे क्या हुआ कि हमारे पर डे 1600-1700 रुपये की इनकम आनी शुरू हो गई, जिससे हमारे घर का काम भी अच्छा चल पड़ा, व्यवसाय भी अच्छा चल पड़ा जी। और खेतों के लिए गोबर खाद भी अच्छी हो गई, घर में ही हाँ, इंतजाम हो गया। इंतजाम हो जी। गया। रमेश जी, आप गांव डोमी के रहने वाले हैं और ये हाँ जी। शिमला शहर के नज़दीक है। हाँ जी। तो डेयरी फार्मर्स जो इस तरह का व्यवसाय आपकी ही तरह और भी नज़दीक के क्षेत्र के करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सुखद संकेत है। एक तो ये कि उनके लिए शिमला शहर का जो बाजार है वो नज़दीक है, जहाँ पर दूध की खपत हो सकती है और अच्छे दामों में मिल सकते हैं। दूसरा ये कि एक स्वरोजगार का भी एक सशक्त माध्यम है, बेहतर विकल्प है। जी। बहरहाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि पहाड़ी गाय के साथ साथ आप जर्सी का पालन कर रहे हैं, लेकिन हॉस्टन ब्रीड की जो एक उन्नत नस्ल है वो आपने क्रॉस ब्रीडिंग करके खुद तैयार करी या फिर उसको भी आपने कहीं बाहर से मंगाया है? नहीं, उसको भी पहले बाहर से मंगाया। अब उसकी आगे जो बच्ची है उसको मैं तैयार कर रहा हूँ जी। मतलब आने वाले समय में 1 साल के बाद वो भी तैयार हो जाएगी। और जो हॉस्टन है गाय है वो जर्सी से थोड़ा सा दूध ज़्यादा देती है जी। तो इसे जो हमारे आय के साधन में थोड़े बढ़ जाते हैं उससे। बिल्कुल। और फिर एक संतुलन बनाए रखते हैं हम, क्योंकि जैसे 3 पशु है तो हम उनमें 4-4 महीने का गैप देते हैं। जी। जब हम उनका टीकाकरण करते हैं तो हमारे जो वहाँ पशु औषधालयों के एक्सपर्ट हैं हम उनसे बात करते रहते हैं। जी। तो क्योंकि अगर एक टाइम में ही सारी गाय प्रेग्नेंट हो जाए जी तो 8-10 महीने में फिर हमारा दूध का काम जो है तो ठप हो जाता है। इसलिए हमने एक रूटीन बनाई हुई है कि 4-4 महीने के गैप में इनका टीकाकरण करना है, ताकि हमारा दूध का काम भी स्टेबल रहे। जैसे हमारा 30 से 35 लीटर कभी थोड़ा सा नियमित रूप से बाजार में जाए, चला रहे और हमारी जो आय है वो एक नियमित रूप से चलती रहे। ठीक है रमेश शर्मा जी, बहुत बढ़िया आपने बात करी कि नियमित आय के साधन को सृजित करने के लिए उसे नियमित रूप से चलाने के लिए आप जो एक संतुलन बना के रखते हैं कि कितनी गायों का जो है आपको दूध बाजार में भेजना और कब वो जो है दूध देने लायक होती है। जी। आप पहाड़ी गाय का भी पालन कर रहे हैं जी, आप जर्सी गाय का भी पालन कर रहे हैं और आप उन्नत किस्म की जो हॉस्टन ब्रीड है जो विदेशों से हमने आयातित की है उसका भी आप पालन कर रहे हैं। उनके पोषण में आपको क्या भिन्नता लगती है और किस तरह का आपका अनुभव रहा है और क्या चुनौतियां आपके समक्ष आई इन तीनों नस्ल की गौओं का पालन में? सुरेश जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जो हमारी पहाड़ी गाय है जी, उनकी क्षमता ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा रोग भी नहीं लगते और वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा उनकी ज़्यादा होती है क्योंकि वो जंगलों में चरती है।
जब जंगलों में चरेगी तो तरह तरह की जड़ी बूटी, तरह तरह की घास अपनी मर्जी से खाएगी वो, तो उनकी जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो उनके जर्सी और हॉस्टन के अलावा ज़्यादा है उनकी। जी ज़्यादा। जो जर्सी और हॉस्टन है, इनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। एक तो दूध ज़्यादा देती है जी, दूध ज़्यादा देने के साथ साथ इनमें कई बारी थोड़ी बीमारियां ज़्यादा लग जाती है। जैसे दूध देते तो कई बार इनको पॉइजनिंग हो जाती है। तो समय समय पर जो हमारे पशु औषधालयों के फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है जी, हम उनसे संपर्क करते हैं। और वैसे भी हम महीने में एक बारी अपने पशु का चेकअप कराते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। कौन से रोग ऐसे हैं जो आपके पशुओं को अभी तक लगे और उनका निदान आपने कैसे पाया? देखिए, कई तरह के रोग आते रहते हैं। जैसे कई बारी मौसम में भी कई बारी पशु जो है तो घास खाना ही छोड़ देते हैं जी, उनकी डाइजेशन पावर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जी, तो उसके लिए हम उनसे संपर्क करते हैं जो हमारे पशु औषधालय में है जी। और अभी एक जो बीमारी चली थी, खैर हमारे तो इतने ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे समय पे जो पशु औषधालय की टीम है उन्होंने बहुत मुस्तैदी से उस काम को किया और कोई पशु के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कई जगह बहुत नुकसान हुआ है पशुओं का। जी, बिल्कुल। तो उसे क्या हुआ कि जिनको वो रोग लगा था वो दूध में तो कम हुए लेकिन वो जान बच गई उनकी। ठीक है। तो इस तरह से कई तरह के रोग, जैसे गर्मी, जैसे मौसम चेंज होता है तो उनको किसी ना किसी तरह के कोई रोग क्योंकि पशु बिल्कुल, और कई बार अनिमिक हो जाता है पशु जी। तो फिर उन डॉक्टरों की सलाह लेके उनको कई बारी उसका उपचार करना पड़ता है समय समय पर। अगर हम समय पे उसका उपचार नहीं करेंगे तो एक तो हमारे पशु जब स्वस्थ नहीं होगा तो दूध भी नहीं देगा। जब वो दूध नहीं देगा तो हमारे जो आय के साधन है उसमें भी कमी आ जाएगी। जी, और किसान के लिए, एक पशुपालक के लिए चिंता का विषय हो जाता है। और कुछ एक बीमारियाँ ऐसी भी मैं बताना चाहूँगी कि वो फैलती भी है जी, तो उसकी भी थोड़ी रोकथाम रखनी पड़ती है। जैसे एक पशु को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो हम उनका जो चारा है, पानी है, वो उनको इकट्ठा नहीं पिलाए, अलग अलग बर्तन में। जिनको कोई प्रॉब्लम है उनका बर्तन अलग रखे और फिर अगर बाई चांस उसी बर्तन में हमें पिलाना भी पड़े तो अच्छी तरह से उसको धो के दूसरे पशु को पिलाए ताकि वो सिम्टम जो है तो दूसरे पशु को ना जाए। जी, एक सेहतमंद दुधारू पशु के उसके पालन पोषण के लिए ज़रूरी है कि हम उनकी सेहत का भरपूर ध्यान रखें जी और सावधानियां ज़रूर बरतें ताकि हमारे अगर किसी पशु को रोग लगता भी है तो सभी जो हमारे गाय हैं वो रोग से ग्रसित हो जाती है। आप पहाड़ी गाय, जैसे हमारी देसी नस्ल है उसमें रेड सिंधी है, साहिवाल है और एक हमारी पहाड़ी गाय है जो हमारे पर्वतीय प्रदेशों में खास तरह से पाई जाती है, इनकी खुराक भी अलग अलग रहती है जी। तो कैसे आप इसमें जो है समन्वय बिठाते और अलग अलग नस्ल के पशुओं का खान पान और उनकी खुराक का ध्यान कैसे आप रखते हैं? पोषण, समुचित पोषण का ध्यान आप कैसे रखते हैं? जी सुरेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो हमारी होस्टन है या जर्सी है जी, उनकी फीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। जो हम फीड देते हैं वो एक तो उसके दूध पर भी निर्भर करता है जी। अगर तो आपके वो 7-8 लीटर दूध दे रही है, एक टाइम होता है कि जब वो बच्चा देगी तो उसे 6 महीने तक वो दूध ज़्यादा देगी, फिर धीरे धीरे वो दूध को कम कर देगी। तो जब वो ज़्यादा दूध दे रही है तो हमारे उनको फीड भी ज़्यादा देनी पड़ेगी जी। जैसे आपके 10-12 लीटर अगर वो दूध दे रही है तो लगभग हमारे को, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं 5 किलो फीड उनको दिन में देता हूँ, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को। जो आपके होस्टन और जर्सी है दोनों को जो हमारी पहाड़ी है उनको फीड कम देती है क्योंकि दूध भी कम देगी जी, उसका वेट भी कम होगा। हाँ। कुछ एक फीडिंग भी पशु के वेट के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, शरीर के हिसाब से दी जाती है। ठीक है। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा फीड देंगे तो उनका बीमार होने का डर रहता है जी। इसके अलावा फीड के अलावा फिर आप हरा चारा, सूखा चारा, जो अपनी घास होती है वो भी? बिल्कुल वो भी साथ में देते हैं, पत्तियाँ देते हैं, हरा चारा देते हैं जो हमारे खेतों में उपलब्ध होता है। क्योंकि जब हम किसानी करते हैं जी तो उसके साथ हरी घास भी होती है, जब उसमें फसल लगाएंगे तो उसके साथ वो भी उगती है। तो हम उनको इकट्ठा करके सूखे घास के बीच हरा घास मिला के उनको देते हैं। इसके साथ साथ उनको फिर जो दूध देने वाला पशु है गुड़ देते हैं, साथ में तारा मीरा देते हैं जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसके फीड के साथ। वैसे फीड के साथ कहते हैं कि फीड के साथ किसी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम फिर भी उनको एडिशनल करते हैं उसको। उससे एक तो होता है काला नमक हो गया, ठीक है। उससे क्या होता है कि उनकी पाचन शक्ति, गुड़ और जो आपके काला नमक है, उससे उनकी जो पाचन शक्ति है वो ठीक रहती है
ठीक है। जब वो उनकी पाचन शक्ति ठीक होगी तो स्वस्थ होगी, जब स्वस्थ होगी तो दूध भी अच्छा देगी। जी, क्योंकि आप जो दुग्ध उत्पादक है वो एक पहाड़ी क्षेत्र के है जहाँ लगभग तापमान कम रहता है। जी, तो ऐसे में गुड़ तारा मेरा आप दे सकते हैं, लेकिन जो दुग्ध पालक थोड़े गर्म इलाके के, उनको अपने क्षेत्र की जलवायु और तापमान के अनुसार अपनी गाय का खुराक जो है वो स्वयं निश्चित करनी चाहिए। स्वयं निश्चित करनी चाहिए। जैसे बहुत गर्म इलाके, उनको सरसों की खल देना गर्मियों में बहुत ज़रूरी जी। है। उसे एक होगा कि एक तो उसको ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, हम्म, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो चिड़न पड़ने का डर रहता है। और दूसरा जो हमारे पशुओं का रहने का स्थान है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए उसमें, जी। क्योंकि अगर उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी तो उसमें सफोकेशन हो जाएगी, जी, सांस और लेने में सांस दिक्कत लेने हो में सकती उनको दिक्कत होगी, और ज़्यादा गर्मी से जो तो चिड़न में पड़ जाते हैं। अगर बाई चांस आपके चिड़न पड़ गए तो आपके जो स्वास्थ्य विभाग के वहाँ जो पशु औषधालयों के फार्मासिस्ट है या डॉक्टर है, जी। उनसे संपर्क करके उनके लिए दवाइयों का जल्दी से जल्दी इंतज़ाम करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे पशुओं को फैल सकते हैं। जी, चिड़न की आपने बात कही, जी, ये किस तरह के इसके शुरुआती लक्षण रहते हैं? ये जब इसकी शुरुआत होती है तो आपको कहीं बीच बीच में एक आधा चिड़न दिखाई देगा, और अच्छा, छोटे छोटे दाने एक जैसे? दाने की तरह होंगे। तो चमड़ी पर बाहर से? हाँ, तो वो एक हमारे को नियमित ध्यान रखना पड़ता है, उनका डेली एक मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि इनको चिड़न तो नहीं हो रहे। जी। अगर वो चिड़न हो गए तो उनके लिए डिस्पेंसरी में दवाइयाँ मिलती है, बिल्कुल। टाइम से वो दवाइयाँ ला के उसको लगा दो ताकि वो आगे से ना फैले। अगर वो चिड़न ज़्यादा हो जाए तो उससे एक तो पशु कमज़ोर हो जाएगा, जी, दूसरा वो दूध में भी कम हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब दूध में कम हो जाएगा या उसको ज़्यादा हो जाएंगे तो कमज़ोर हो जाएगा वो पशु, फिर उनको दूसरी बीमारी लगने का भी डर रहता डर है। रहता है। जी, शर्मा जी, आपने जिक्र किया दुग्ध पालन का। जी, आप सब्जी उत्पादन भी करते हैं, जी। तो कौन कौन सी सब्जियां आप उगाते हैं और कब से इसकी जो आपने शुरुआत करी? ये तो हमारे बहुत वैसे पीढ़ियों से पुश्त दर पुश्त चला है जो हमारा खेती बाड़ी का काम है, जी, लेकिन जो मैंने जो शुरू करा वो 2001 से शुरू करा था। जी, तो हमारे जो आजकल के जैसे बरसात की फसलें होती है, सब्जियां होती है हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें हमारे करेला हो गया, भिंडी हो गई, और काली तोरी हो गई, हम्म, टमाटर हो गया, जी। लौकी हो गई, कद्दू हो गए, इस तरह की सब्जियां जो है तो हमारे, शिमला मिर्च हो गई, बैंगन हो गया, फ्राश बीन हो गई, इस जी। तरह की हम सब्जियां उगाते हैं। उगाते हैं। जी, आप सब्जी उत्पादन खुले खेतों में करते हैं जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, या फिर आपने कोई पॉली हाउसेज या शेड नेट बना रखे हैं जिसमें आप सब्जी उत्पादन करते हैं? नहीं, हम खुले में करते हैं, खेतों में, हाँ, तरीके से। प्राकृतिक ठीक तरह है से जी। करते हैं, और उसमें जो है तो गोबर की खाद डालते हैं, जी, और मतलब एक जो नेचुरल खेती है हमारी, हम उसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डालते। अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। जी, जो आप उगा रहे हैं उपभोक्ता तक वो जो है रोग मुक्त सब्जी आप पहुंचा भी रहे हैं। जी, एक आपने जिक्र किया कि ऋतुकाल के अनुसार सब्जी उत्पादन, एक हाँ जी। बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन का भी आजकल चलन है और कई किसान करते हैं। हाँ, हाँ। आप भी क्या इस तरह की सब्जी का उत्पादन करते हैं? इसका हम बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारे पानी की थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि बेमौसमी सब्जियां तो वहीं उगा सकते हैं जहाँ प्रॉपर सिंचाई की सुविधा है। जी, तो हमारी इतनी ज़्यादा सिंचाई थोड़ी है, उसे हम जो थोड़ी सब्जी उगाते हैं, जी। लेकिन ज़्यादा इस पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सिंचाई की व्यवस्था कम होने के कारण जो है तो हम उगाते हैं, पर कम मात्रा में उगाते हैं। उगाते हैं। जी, जी। कोई आपने अपना डेयरी फार्मिंग का और जो वेजिटेबल्स का काम आप करते हैं, उसके लिए आपने कोई सरकारी योजना का लाभ लिया, कोई आपने ऐसी योजना या अनुदान आधारित योजना का लाभ लिया, या स्वयं में भी कर रहे हैं? हमने अपना भी लिया, अपना पैसे से भी करा, और सरकार से भी हमने मनरेगा के तहत जो है तो गौशेड के लिए पैसा मिलता है, मैंने उसके लिए पैसा लिया, बढ़िया गौशेड बनाया। जी, और अब सरकार की स्कीमें तो बहुत है, बिल्कुल। अब हमारे को पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम कब आ रही है। जी, तो मैंने वो गौशेड के लिए पैसा लिया था, बाकी इसके अलावा मैंने सरकार से अभी तक कोई भी पैसा नहीं लिया। आप खुद करते हैं? हाँ, हम ठीक खुद करते हैं। तो ये जो सब्जी है, आप इसका विपणन से संबंधित आप कहाँ, शिमला की स्थानीय मंडी में बेचते हैं या कहीं बाहर भी इसकी सप्लाई आप करते हैं? नहीं, हम शिमला की स्थानीय मंडी में बेचते हैं, और कुछ एक अब हमारे थोड़ा शहर नज़दीक आने शुरू हो गया है, जी, तो हम दुकानों में भी देते हैं। अगर थोड़ी मात्रा में हो, 1 क्विंटल 2 क्विंटल हो,
तो वहीं हम गांव में जो है तो दे देते हैं छोटी दुकानों में, फिर वो आगे जो है तो बेच देते हैं। जी, आपने जिक्र किया रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से नुकसान का। हाँ जी। हम देखते हैं 70 के दशक में जब देश में खाद्यान्न की कमी आई तो मजबूरन हमें रासायनिक उर्वरकों के और कीटनाशकों के इस्तेमाल की ओर बढ़ना पड़ा जी। और उसका असर ये हुआ कि हमारे जो खेतों की मिट्टी है वो जहरीली हो गई। जी। शुरू में उर्वरकों के इस्तेमाल से आशा से कहीं अधिक उत्पादन मिला और किसानों को उसकी खुशी भी हुई, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन भी कम हुआ और मिट्टी में जो जहर है वो बढ़ता गया। जी। फिर हमारे जो वैज्ञानिक हैं और कृषि बागवानी के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षण किया कि किसानों को अब परंपरागत और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना चाहिए। जी। कहीं ना कहीं हमारी जो पुश्तैनिक कृषि परंपरा है वो भी इसी आधार पर थी। तो आप जो ये प्राकृतिक खेती करते हैं इसकी प्रेरणा क्या आपको स्वयं में जो आप पुश्तैनी खेती करते थे या जो वर्तमान में सरकार या विभाग की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है कि किसानों को अब पुनः प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे प्रेरणा मिली? जी। हम कुछ तो पहले से ही जैसे हमारे पिताजी करते थे, खेती करते थे, हमने उनसे सीखा। उन्होंने बताया कि अब इस टाइम इसमें हल जोतना है, इस टाइम इसमें खाद डालनी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपने अभी बात कही कि ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए कम खेतों में या कम जगह में ज़्यादा फसल लेनी जी। तो उससे क्या हुआ कि हमने रसायनों का इस्तेमाल करके वो तो हमने ज़्यादा ली जी जी। लेकिन जो उसकी एक उर्वरक क्षमता थी और उपजाऊ क्षमता थी वो हमने ख़त्म कर दी। बिल्कुल। तो इसलिए अब सरकार का भी ये कहना है कि जैविक खेती करो, प्राकृतिक खेती करो। जी। तो इसे जो है तो एक तो हमारी जो खेत की उपजाऊ क्षमता है बिल्कुल वो स्टेबल रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। भले ही हम चाहे वो हमारे को कम अनाज मिल रहा है, उसमें कम प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। जी बिल्कुल। जैसे हमारे एक मोटा अनाज भी होता था। कौन कौन से खाद्यान्न आप उगाते हैं? हम कनक हो गई, मक्की हो गई, चना हो गया, जौ हो गया। बिल्कुल। और आपके जो आगे सर्दियों में उसमें सरसों भी उगाते हैं, जो कि हमारे पशुओं के काम आती है। जी। चारे के काम भी आती है। जी। और अगर ज़्यादा सरसों हो गई, उपज हो गई, तो उसका तेल निकाल लो। बिल्कुल। अपने खाने के लिए तेल हो गया और पशुओं के लिए खल होगी, जो कि हम गर्मी में नियमित रूप से पशुओं को देते हैं, जिससे पशुओं को ज़्यादा गर्मी ना हो। जी। आपके पास ज़मीन ठीक है, आप दुग्ध पशुपालन भी करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं जी। और खाद्यान्न उत्पादन भी करते हैं। हमारे प्रदेश के कई ऐसे किसान हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि कम है, तो उन्हें दुग्ध उत्पादन की तरफ अगर वो बढ़ना चाहे तो उनके लिए क्या विकल्प आप देखते हैं, क्या उनके लिए आशा है इस स्वरोजगार? जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। जिनके पास खेती कम है जी, वो भी दूध का काम कर सकते हैं और उनकी अच्छी आय भी हो जाएगी। अगर आपके फसलों से कम आय हो रही है तो दूध का काम तो ऐसा है, जितना आप करोगे उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। जी। आप की क्षमता 4 पशु रखने की, आप 4 रखो, 5 की रखने की 5। जितना आप ज़्यादा काम करोगे उतना, क्योंकि अब मार्केट में वैल्यू तो इसकी ज़्यादा है जी। बिल्कुल सही। खपत भी ज़्यादा है। सही बात। और लोग ये समझ चुके हैं अब कि जो हमारे थैलियों का दूध आता है, हाँ, वो सेहत के लिए हमारे लिए भी हानिकारक है, बच्चों के लिए तो है ही। जो हमारे किसान दूध पैदा कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध है जी, अच्छे पौष्टिक तत्व वाला दूध है वो, तो इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत है। बिल्कुल। घर का दूध एक तो जो बाहर से खरीदना है वो पैसा बचेगा, हाँ जी। दूसरा आप अपनी ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं, हाँ, शुद्ध दूध मिलेगा और उसको आप बाजार में बेच के अपने लिए स्वरोजगार का एक सशक्त जरिया भी अपना सकते हैं। क्या संदेश रहेगा हमारे नवोदित नौजवान और किसानों के लिए आपका कि ऑफ सीजन वेजिटेबल उगाने में और डेयरी फार्मिंग में उनके लिए क्या जो है वो भविष्य में उनके लिए क्या रखा है? मैं तो सब दूध उत्पादन और जो हमारी कृषि करते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि हमारे को और उसी पुरानी खेती की तरफ या अपने जो हमारे पशुओं का व्यवसाय था
उसको बढ़ाना चाहिए। जी। क्योंकि अब हमारे नौजवान लोग जो है तो जैसे नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं या कहीं नौकरी ढूंढते हैं, तो हमारे को अगर हम उसको अच्छी तरह से एक सबसे राय लेके कृषि विभाग से हम राय लें, परामर्श करके, और जो हमारे दूध का काम है उसे पशुपालन विभाग से हम बातचीत करें और उनसे। जी रमेश जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का कृषि दर्शन। अनुमति चाहेंगे अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। आप सभी को नमस्कार।